नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चीन पर। क्यों चीन को रहस्यों के आवरण में ढका हुआ मुल्क माना जाता है। क्यों हमारे जिस तरह कहा जाता है कि सिविलाइजेशन चीनी सभ्यता को लेकर भारतीयों की सोच सीमित है और क्या चीन को समझने के लिए चीनी भाषा ही माध्यम होना चाहिए। इसके अलावा 2049 तक चीन क्या सपना देख रहा है और क्यों, और क्या दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश बनने की जो चीन की आकांक्षा है उसके आड़े क्या कहीं भारत आ रहा है। क्यों चीन का जो रवैया होता है भारत के प्रति हॉस्टाइल देखा जाता है सीमाओं पर। चीन की अगर हम बात करें, अगर चीन को समझना है तो उसके जो खेल है वेइची उसको समझना होगा। इन सभी बारीकियों पर हम बात करेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार जी। रंजीत जी नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं और इसके अलावा वो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। चीन में लंबा समय बिता चुके हैं, चीन में रह कर आए हैं, कई बार चीन जा चुके हैं, चीन को बहुत करीब से देखा है। तो चीन को अगर हम जानना चाहते हैं, चीन को समझना चाहते हैं तो रंजीत कुमार जी से बेहतर कौन समझा सकता है। और रंजीत जी ने चीन पर किताबें भी लिखी हैं जिसका हम आगे भी जिक्र करेंगे। और अगर आप चीन को समझना चाहते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो रंजीत जी, क्यों चीन को रहस्यों के आवरण में ढका हुआ मुल्क माना जाता है। क्यों चीन के लिए कहा जाता है कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। देखिए, चीन की बहुत पुरानी सामरिक परंपरा रही है, सामरिक चिंतन की बहुत पुरानी परंपरा रही है। चीन का 5000 सालों का इतिहास बताया जाता है। चीन में राजवंशीय शासन का एक समृद्ध प्रणाली चली आ रही है। चीन में शासकों को किस तरह शासन करना चाहिए, इसके लिए वो अपने सामरिक चिंतकों से प्रेरणा लेते रहे हैं। चीन में 5000 साल पहले सुन चू जैसे प्रसिद्ध सामरिक चिंतक हुए थे, जिनके सामरिक चिंतन से आज भी चीन के नेता प्रेरणा लेते रहे हैं, उनसे निर्देशित होते रहे हैं। सुन चू ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो विचार पेश किए, उनसे प्रेरणा लेकर के आज के चीनी शासक भी अपने रणनीति तय करते रहे हैं। तो चीन में जिस तरह से सामरिक चिंतन की पुरानी परंपरा रही है, वह काफ़ी समृद्ध परंपरा कह सकते हैं। और इस सामरिक चिंतन के तहत चीन के जो प्रशासक हैं, शासक हैं, उन्हें बताया जाता था कि शासन किस तरह से चलाएं, अपने राष्ट्र का विस्तार किस तरह करें। तो चीन इसीलिए विस्तारवादी रुख अपनाता रहा है, क्योंकि उनके यहाँ जो सामरिक चिंतन रहा है वह इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा है कि किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो चीन जो मौलिक चीन था वह आज का चीन नहीं है, वो चीन काफ़ी विस्तार ले चुका है। तो इसी सामरिक चिंतन की वजह से, सामरिक रणनीति की वजह से चीन जो है अपने भौगोलिक सीमाओं का विस्तार कर चुका है, अपने प्रादेशिक इलाके का विस्तार कर चुका है। तो चीन की जो रणनीति रही है उसे समझना काफ़ी मुश्किल इसलिए होता है कि चीन के लोगों से जब आप बात करें तो वो क्या सोच रहे हैं, उनका मनोभाव क्या है, यह समझना काफ़ी मुश्किल होता है। वो क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसमें फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल होता है। उनकी कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क होता है। यह ठीक जैसे अभी पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर जो हम देख रहे हैं, चीन जिस तरह से जो बोलता है उसे ज़मीन पर नहीं उतारता। चीन के विदेश मंत्री जो बोलते हैं उसका पालन नहीं किया जाता ज़मीन पर। तो चीन की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क हम देखते रहे हैं। तो चीन की यह जो सामरिक सोच की परंपरा रही है, ये सदियों से चली आ रही है और यही वजह है कि चीन ने अपने भौगोलिक इलाके का लगातार विस्तार किया है, अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। सुन चू जैसे विचारकों के से प्रेरणा लेकर के चीन अपनी समर नीति लागू करता रहा है। तो चीन में जो सामरिक चिंतन की जो परंपरा है वह उसे यदि कोई समझ ले तो फिर चीन से निपटना आसान हो सकता है, लेकिन यह काफ़ी एक उनकी जटिल विषय कह सकते हैं। चीन की सोच को समझना काफ़ी मुश्किल है। रंजीत जी, आपने अपनी किताब में ये जिक्र भी किया कि चीन को अगर समझना है तो वेइची खेल जो उनका है, प्राचीन वेइची खेल, उसको उस पर्सपेक्टिव से समझना होगा। क्या है ये खेल और क्या ये चीनी मानसिकता को काफ़ी हद तक बताता है। देखिए, भारत में जो शतरंज का खेल खेला जाता है, दुनिया भर में खेला जाता है शतरंज का खेल, उसमें दो खिलाड़ी होते हैं, आमने सामने खेलते हैं, एक दूसरे से होड़ करते हैं। लेकिन जो वेइची खेल है वो शतरंज की तरह ही एक बोर्ड की तरह बोर्डनुमा खेल होता है। उस पर कई खिलाड़ी होते हैं, कई खिलाड़ी भाग लेते हैं उसमें। तो उसमें जो रणनीति जो उभर करके आती है
वह दुश्मन पर किस तरह हावी हो सकते हैं, ये उसमें से उभर कर आता है। ये चीज़ें उभर कर आती हैं कि दुश्मन को किस तरह परास्त किया जाए, दुश्मन पर किस तरह हावी होया जाए। जबकि शतरंज के खेल में आमने सामने की सीधी लड़ाई होती है, बेइच्छी खेल में सीधी लड़ाई नहीं होती, तिरछी लड़ाई होती है, तिरछे वार करते हैं, तो इसमें दुश्मन को पता नहीं चल पाता कि उन पर वार कहाँ से हो रहा है। जी, तो क्या कहा जाता है कि चीन की सिविलाइजेशन की सभ्यता को लेकर जो भारतीयों की सोच है वो बहुत सीमित है। क्या चीन को चीनी भाषा के माध्यम से ही समझा जा सकता है? क्योंकि ये कहा जाता है हमने अंग्रेज़ी के माध्यम से उसे समझा या वेस्टर्न थॉट के माध्यम से समझा, तो क्या चीन को समझने के लिए चीनी भाषा ही माध्यम होना चाहिए या भारतीयों की और जो भारत की जो समझ है चीन को लेकर वो काफ़ी सीमित है? देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो विचारक रहे हैं उनका चीन के प्रति नज़रिया अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप व्यक्त होता रहा है। लेकिन अगर यदि चीन को समझना है तो हमें चीन की जो भाषा है, चीनी भाषा है, उसे समझना होगा और चीनी साहित्य को समझना होगा, चीनी इतिहास को समझना पड़ेगा। चीन की जो साहित्यिक परंपरा रही है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। चीन में जो सामरिक चिंतन की जो परंपरा रही है उसका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम चीन को बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि जो पश्चिमी विचारक रहे हैं वो अपने नज़रिए से चीन के बारे में राय व्यक्त करते रहे हैं। अब देखिए, भारत में चीन के प्रति जो जानकारी है वो कह सकते हैं कि न्यूनतम है। भारत में चीन के प्रति जो समझ होनी चाहिए उसमें काफ़ी, हम कह सकते हैं कि एक तरह से वैक्यूम है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हम ठीक नहीं कर सकते। दूसरी ओर चीन में भारत के प्रति काफ़ी जानकारी है। चीन के लोग भारत आते थे, चीन के यात्री भारत आते थे, भारत में रह करके भारत को समझ करके, भारत का ज्ञान बटोर करके अपने देश में ले आते थे। तो चीन में भारत के प्रति काफ़ी बृहद जानकारी है, काफ़ी व्यापक समझ रखते हैं चीन के लोग भारत को लेकर के। लेकिन भारत के लोगों में ऐसी समझ चीन के प्रति विकसित नहीं हो पाई है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है भारत और चीन के लोगों में। जी, और जिस तरह कहा जाता है कि फाहियान और हिंसांग के ज़रिए चीनियों ने भारत को जाना, भारत को समझा, यहाँ आए, उन्होंने स्टडी की, भारत के कल्चर को समझा, फिर वहाँ लेकर गए उसे। जी, चीन से कई यात्री भारत आते रहे हैं। देखिए, चीन और भारत के बीच जो भौगोलिक इलाका है, नदियों नालों का, पहाड़ों का, संकरी नदियों का, बर्फीले इलाकों का, इन सब को पार करते हुए चीन के यात्री यदि भारत आते थे तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक आकर्षण रहा था, कितना आकर्षण था, स्वर्ग कहा जाता था। भारत के प्रति कितना आकर्षण था कि इतनी कठिनाइयों को सहते हुए भी वे भारत आते थे और भारत से ज्ञान बटोर कर ले जाते थे। भारत की जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो यहाँ पर समझ विकसित हुई है भारत में, जो भारत की में जो उस समय के जो चौथी पाँचवीं शताब्दी में, छठी सातवीं शताब्दी में जो भारत में शिक्षण संस्थान चल रहे थे, नालंदा, विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थान थे, तो चीन के यात्री वहाँ जा कर के रहते थे और अध्ययन मनन करते थे, वहाँ से ज्ञान बटोर करके ले आते थे, अपने देश में ले जाते थे, उनका चीन में अनुवाद करते थे और फिर चीनियों को उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। तो चीनियों के बीच भारत के लेकर के इस तरह से एक नई छवि बनी कि भारत में ज्ञान का भंडार है, भारत एक समृद्ध देश है, भारत एक फलता फूलता देश है। यही वजह है कि चीन के लोगों के बीच भारत के प्रति एक काफ़ी आकर्षण पैदा हो गया था, काफ़ी लगाव जैसा पैदा हो गया था, क्योंकि वो भारत को एक स्वर्ग जैसा देश मानते थे। भारत को एक जी, तो पश्चिमी स्वर्ग के तौर पर देखते थे वो। हम बात कर रहे हैं कि जब प्राचीन चीन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जब किस तरह से जब हेनसांग या फाहियान आए, नालंदा में वो उन्होंने स्टडी की, भारत के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने स्टडी किया, पढ़ाई किया और यहाँ के कल्चर को समझा। कहा जाता है कि हम जितना चीन को नहीं जानते उतना चीनी हम लोगों को ज़्यादा जानते हैं, हमें समझते हैं। हमारी फिल्में वहाँ देखी जाती हैं, वहाँ के आपने एक बार ये भी जिक्र किया कि किस तरह से वहाँ पर डिस्को को लेके वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा और भारत को किस तरह से वो देखते रहे। जिस तरह आप 80 के दशक में वहाँ रहे या उस समय का अगर आप बता पाएँ तो वहाँ तक उस समय क्या इम्प्रेशन था भारत को लेकर चीन का? क्या अब भी चीन में भारतीय फिल्में देखी जाती हैं? देखिए, चीन के जो सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता थे माओ त्से तुंग, 1976 में उनका निधन हुआ
तो माओ सेतुंग के शासनकाल तक चीन के द्वार पूरी दुनिया के लिए बंद थे, लेकिन उन्हें माओ सेतुंग के निधन के बाद चीन में तंग सियाफिंग का आगमन हुआ। तंग सियाफिंग ने चीन की सत्ता संभाली और उन्होंने यह तय किया कि चीन को आगे प्रगति करना है, दुनिया में एक ताकतवर देश बनना है, दुनिया के साथ मेलजोल से रहना है, तो चीन को अपने द्वार खोलने होंगे। और इसके लिए चीन में जो आर्थिक सुधार है, राजनीतिक सुधार है, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। चीन के समाज को चीनियों के बाहरी देशों के लिए खोलना पड़ेगा, चीन के लोगों को बाहरी देशों के लोगों के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि चीन जो है अपने द्वार खोल करके, अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल करके अपनी जनता को खुली हवा में सांस लेने दे। और इसके लिए ज़रूरी था कि चीन के लोगों को जो दुनिया की संस्कृति है उससे अवगत कराया जाए, तो दुनिया के समाज के बारे में बताया जाए। तो इसके यह एक फिल्मों के जरिए ही हो सकता था। इसीलिए तंग सियाफिंग ने विदेशी फिल्मों को चीन में दिखाने का मौका दिया, जिसमें जब विदेशी फिल्में चीन आई तो भारत की फिल्में भी चीन में दिखाई जाने लगी। तो भारत की फिल्में चीन में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। भारत की फिल्मों में जो नाच गानों का माहौल रहता है, इस तरह की जो भारतीय फिल्मों को लेकर के जो उनमें आकर्षण पैदा हुआ, काफ़ी आकर्षण पैदा हुआ, भारतीय फिल्मों ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। तो भारतीय फिल्मों के जरिए उन्होंने चीन के लोगों ने भारत को भी देखा कि भारत में किस तरह से समाज का विकास हुआ है, और इसी तरह से दूसरे देशों की फिल्मों को भी देख करके चीन के लोगों को पता चला कि बाहरी दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ के समाज का चरित्र क्या है, समाज में किस तरह से लोग रहते हैं। तो तंग सियाफिंग ने अपने लोगों को यह जानने का मौका दिया कि सारी दुनिया, बाकी दुनिया के लोग क्या किस माहौल में रहते हैं और चीन के लोगों को किस तरह उनका अनुसरण करना चाहिए, ताकि अमेरिका जैसे देशों की तरह विकसित देश का दर्जा हासिल कर सकें। अब अमेरिका जैसे देशों की तरह अपने देश को विकसित देश का दर्जा दिला सकें। तो एक सबसे बड़ी समझ जो तंग सियाफिंग के काल में चीन के लोगों में पैदा हुई दुनिया के बारे में, उसी का नतीजा है कि आज चीन एक बड़ी ताकत बन चुका है। जी, और अगर हम 2049 की बात करें, ये साल चीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या आकांक्षा पाले बैठा है चीन 2049 को लेकर? देखिए, सन 1949 में चीन में नवचीन की स्थापना हुई। चीन में जो शासन था उसे हटा करके कम्युनिस्ट शासन बहाल किया गया। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई चीन में, और तब से नवचीन की स्थापना की बात कही जाती है 1949 से। और तब से 1949 के बाद से करीब 100 सालों बाद 2049 तक चीन को जो दुनिया का सबसे समृद्ध देश, सबसे विकसित देश बनाने का संकल्प चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने लिया है। उसको एक अपने चीनी लोगों को एक सपना दिखाने की बात है कि चीन को किस तरह से दुनिया का नंबर 1 ताकत बनाया जाए, दुनिया के सबसे विकसित देश बनाया जाए, दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाया जाए। यह संकल्प लेकर के चीन के लोग चल रहे हैं। उनका मानना है कि 2049 तक वो जो अमेरिका की आज जो दुनिया की नंबर 1 ताकत है, उसे पछाड़ करके चीन खुद दुनिया की नंबर 1 ताकत बन जाए। जी, तो क्या भारत को लेके चीन की स्ट्रैटेजी जो है बड़ी हॉस्टाइल रहती है? क्यों रहती है? क्या चीन को लगता है कि भारत जो है उसकी किसी आकांक्षा के आड़े आ रहा है, तो भारत को उलझाए रखा जाए सीमाओं पर? देखिए, चीन को लगता है कि विश्व स्तर पर यदि कोई चुनौती कहीं से मिल सकती है तो भारत से मिल सकती है, क्योंकि भारत भी एक विशाल देश है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से प्रगति कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भारत की मान सम्मान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चीन को लग रहा है कि भारत एक चुनौती के तौर पर उभर सकता है, और यही वजह है कि चीन भारत को हर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर दबाने की कोशिश करता है। संयुक्त राष्ट्र, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने का मसला हो, या भारत द्वारा जो आतंकवादी घोषित किए जाते हैं, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित करने से रोकने पर चीन किस तरह से बाधा डालता है, भारत को किस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्य बनने से चीन किस तरह रोकता है। तो चीन की ये सोच है कि भारत को हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नीचा दिखाया जाए, उसे हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो संस्थान है उनसे बाहर रखा जाए, ताकि भारत को विश्व स्तर का दर्जा नहीं मिल सके, भारत चीन के लिए चुनौती नहीं बन सके। यही वजह है कि चीन भारत पर हमेशा सैनिक दबाव बनाए रख करके चलना चाहता है, और सीमाओं पर इस तरह से चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा किया हुआ है। 50,000 से अधिक चीन के सैनिक
पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर तैनात हैं, तो भारत पर काफ़ी सैन्य दबाव बढ़ गया है। भारत को अपने जो वित्तीय संसाधन है सैनिक तनाव से मुकाबला करने के लिए मोड़ना पड़ रहा है। वित्तीय संसाधन के भारत पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। तो चीन की यही रणनीति है कि भारत को हमेशा दबाव में रखा जाए, ताकि भारत एक विकसित देश बनने से की दिशा में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सके। जी, तो भारत पर चौतरफा दबाव की रणनीति है वो चीन अपनाता रहता है, कहता कुछ और है लेकिन सीमाओं पर कुछ और करता है। तो आपको हम व्यूअर्स को ये बता दें कि अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ये हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लगातार चीन को समझने की कोशिश करेंगे कि चीन किन किन स्ट्रैटेजीज़ पे काम करता है, किस तरह से वो साइबर हथियारों का इस्तेमाल करता है, किस तरह से वो किस रणनीति के तहत वो सीमाओं पर भारत को उलझाए रखना चाहता है। और भी कई पहलू हैं जो चीन की मानसिकता को हम समझने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के ज़रिए। और आपको बता दें कि अगर आप चीन को समझना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है रंजीत जी ने लिखी है, भारत चीन के रिश्तों पर, ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा। ये अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और चीन को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में इसमें समझाया गया है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इसमें हिंदी में ये किताब है और अमेज़ॉन पर ये मौजूद है, तो इसे आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने का शौक़ है। तो किस तरह से चीन के इतिहास से लेकर उसके प्रेजेंट तक को बहुत ही आसान शब्दों में एनालाइज किया गया है। तो चलते चलते रंजीत जी, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स हम जानना चाहेंगे कि चीन की मानसिकता को किस तरह समझा जाए मौजूदा दौर में। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, चीन की मानसिकता को समझने के लिए चीन का जो सामरिक चिंतन है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई से समझना होगा कि चीन अपने प्राचीन सामरिक चिंतकों से आज भी प्रेरित होता रहा है, दिशा निर्देश लेता रहा है। तो भारत को चीन के लोगों की, चीन के नेतृत्व की मानसिकता को समझने के लिए चीन का प्राचीन काल में जो सामरिक चिंतन रहा है उसे समझना पड़ेगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, आपने ये हमारे एक शुरुआती इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं, ये पहला एक वीडियो है। इसके आगे भी हम चीन पर बातचीत करेंगे लगातार और हर एक पहलू को हम आपको बताते चलेंगे चीन से जुड़े, जिसमें बहुत सारी बातों पर हम जिक्र करेंगे, चाहे किस तरह से इतिहास रहा, कैसे आगे बढ़ा, कैसे एक साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ा और प्रेजेंट में किस तरह के चुनौतियां दूसरे देशों के लिए पोस्ट करता है चीन, चाहे इंडियन ओशन की बात हो, चाहे सी की बात हो, चाहे लद्दाख की बात कर रहे हैं, चाहे साइबर वॉरफेयर की बात करें। लगातार कई पहलुओं पर हम आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे पेज से और द मीडिया के पेज से, और साथ ही हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है द मीडिया के नाम से, और मेरा नाम आप जानते हैं पूर्णिमा शर्मा है। तो अगर आप टाइप करेंगे तो ये यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, हमारे यूट्यूब वीडियोस को देखिए और कोशिश करेंगे कि कुछ और भी अगर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं चीन से जुड़ी हुई और चीन के भारत से रिश्तों को लेकर जुड़ी हुई, उन पर हम बातचीत करेंगे आगे। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं हमारा यूट्यूब जो लिंक है वो भी पोस्ट करूँगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हम उसके वीडियोज़ को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने जो ओपिनियन है, विचार हैं, हमारे लाइव जो हम करते रहते हैं अलग अलग विषयों पर, उस पर आप अपने कमेंट्स देते रहिए और इन्हें शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। और उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इस लाइव को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत जी, आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।